हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड इट इज योर ब्यूटीफुल चैनल HC स्क्वायर। तो दोस्तों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं। दोस्तों, इतने दिन से अप्लाइड फिजिक्स के चल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वायरमेंट से हम क्या करें, अप्लाइड मैकेनिक्स का लेके आए, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचों में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। और हाँ, अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। तो दोस्तों, हम बिना कुछ देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों पहले बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो है हमारे फ्रिक्शन यानी घर्षण से रिलेटेड है। और फ्रिक्शन जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्लाइड मैकेनिक्स का छोड़ के फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन, लेकिन अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में, ना कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके लिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लेकिन उसके एग्जाम जैसे होंगे हम बताएंगे फिर आपको। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमारा पहला MCQ है क्वेश्चन नंबर 1। देयर इज अ फोर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 चुंबकीय। नंबर 3 वैद्युत चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो दोस्तों, जो दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है वो सिंपली घर्षण बल होता है। दोस्तों, घर्षण बल क्या होता है कि जैसे कोई भी सरफेस है और कोई भी पिंड जो है अगर गति कर रहा है, तो गति की दिशा के जो विपरीत फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं घर्षण बल। उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। यानी इसका सिंपली राइट आंसर हो जाएगा हमारा घर्षण बल इज राइट आंसर। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो फ्री बॉडी जो होती हैं, जो टच में ना भी हों, लेकिन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के लिए टच में रहना जरूरी है। जो दो बॉडी हो वो टच में जरूर हो। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बहुत बड़े बड़े पिंडों में लगता है, छोटे छोटे वस्तुओं में नहीं। लेकिन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हर जगह लगता है अगर वहां पे दो सतहें हैं, टच में हैं। उसके अलावा चुंबकीय बल तो कतई नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये तो जब वैद्युत धारा होगी तभी होगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रफ सरफेस है खुरदुरा सतह पर। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, खुरदुरे सतह पर जो घर्षण होगा कैसा होगा? उच्च घर्षण, कम घर्षण, कोई घर्षण नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जितनी रफनेस होगी सतह में, सतह जितनी खुरदुरी होगी, सतह क्या होगी, जितनी खुरदुरी होगी उतना फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी अगर रफ सरफेस है तो उसके लिए जो फ्रिक्शन होगा कैसा होना चाहिए? उच्च घर्षण का होना चाहिए। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे डैश है, यानी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी घर्षण बल की दिशा गति की दिशा के क्या होती है? तो दोस्तों, अभी हमने बात की थी जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल अगर किसी भी पिंड पर लग रहा है तो वो क्या होगी? गति की दिशा के विपरीत लगेगी। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विपरीत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाउ इज फ्रिक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू द एयर। यानी हवा के कारण घर्षण कैसे कम होता है? तो दोस्तों, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग घर्षण कम होता है, लेकिन बॉल बियरिंग ना कि कोई रोलिंग फ्रिक्शन में है, ना कि ऐसे फ्रिक्शन में। तो लुब्रिकेंट्स का भी नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित बना के, यानी स्ट्रीम लाइनिंग करके हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू द एयर। जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या कर सकते हैं? हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन। गतिज घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं घर्षण मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर 1 पे स्थैतिक घर्षण होता है, फिर गतिज घर्षण होता है, और उसके दोनों के बीच में होता है सीमांत घर्षण। तो गतिज घर्षण जो होता है, इसका मान जो होता है, इसमें जो घर्षण होता है सबसे कम होता है, और स्थैतिक फ्रिक्शन में उससे ज्यादा, स्थैतिक घर्षण में उससे ज्यादा, और सीमांत घर्षण में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि गतिज घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस, कम होता है।
दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो लिखा है इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज, घर्षण का अधिकतम मान कब होता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन बनाया कि जब लिमिटिंग फोर्स होगा, यानी सीमांत घर्षण क्या होता है, जब वस्तु जो होती है चलने की दिशा में होती है, गति की दिशा में होती है, उस समय घर्षण क्या होता है, उस समय घर्षण सबसे ज्यादा होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो घर्षण बल का जब अधिकतम मान कब होता है, जब सीमांत घर्षण होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पिंड की सतह के क्या होती है दोस्तों, विपरीत, लंबवत, समांतर, नीचे की ओर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस होता है, अगर उस पर कोई पिंड रखा है तो उसका वेट जो होगा नीचे की ओर का, वेट mg क्या होगा, नीचे की ओर। और जिसपे न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें पता है कि कोई भी क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, यानी जो प्रतिक्रिया बल लगेगा ये क्या होगा, पिंड के क्या होगा, लंबवत, परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर लगेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये होगा हमारा आर क्या होगा हमारा प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल कैसे, ये पिंड है, पिंड पे कोई अगर पिंड का भार नीचे की ओर लग रहा है तो इसके अपोजिट न्यूटन के थर्ड लॉ से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी लंबवत, पिंड की सतह के लंबवत होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स स्पेस ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस, घर्षण बल का मान सतह की रुक्षता पर। तो दोस्तों हमने बताया था कि जितनी सतह खुरदुरी होगी उतना बढ़िया घर्षण बल होगा, यानी घर्षण बल जो होता है सतह की रुक्षता पर, सतह की रफनेस पर निर्भर करता है, स्वतंत्र नहीं होता है, क्षेत्र से स्वतंत्र होता है। और ये किससे होगा, ये हमारा हो जाएगा घर्षण के नियम से। घर्षण के नियम से जो घर्षण बल का मान होता है सतह की रुक्षता पर क्या होता है, निर्भर करता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। वैल्यू ऑफ क्या होगी, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी बाह्य बल का मान शून्य होने पर स्थैतिक घर्षण क्या होगा। तो दोस्तों बाह्य बल का मान शून्य पर स्थैतिक घर्षण क्या होगा। तो दोस्तों जो स्थैतिक घर्षण होता है यानी Fs होता है, ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है हमारा। कौन सा फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो दोस्तों जब बाह्य बल का मान शून्य होगा तो स्थैतिक फ्रिक्शन क्या होगा, यानी F बराबर क्या होता है, Fs होता है, जो बाह्य बल होता है घर्षण के बराबर। अगर बाह्य बल शून्य है तो घर्षण बल भी हमारा क्या हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण, ये भी शून्य हो जाएगा, यानी Fs बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, सीमांत घर्षण बल का गुणांक निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों घर्षण के नियम से जो सीमांत घर्षण बल का गुणांक होता है किस पर निर्भर नहीं करेगा, संपर्क में सतहों के कुल क्षेत्रफल पे, यानी टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, जो कोई भी घर्षण हो, चाहे सीमांत घर्षण हो, चाहे स्टैटिक घर्षण हो, चाहे गतिज ही घर्षण क्यों ना हो, सभी घर्षण क्या होगा, संपर्क में सतहों के कुल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेंगे। ये अगर कोई घर्षण है तो सतह के क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करेगा, बल्कि सतह के खुरदुरेपन पे, अगर खुरदुरा है या चिकना है तो सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ना कि सतह की क्षेत्रफल पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस पे निर्भर नहीं करता है, सतह के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण। तो दोस्तों सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण और हमारा गतिज घर्षण। तो दोस्तों जो स्टैटिक घर्षण होता है वो भी सिंगल होता है, सीमांत घर्षण भी सिंगल होता है, लेकिन जो गतिज घर्षण होता है ये दो प्रकार से होता है।
ये कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एक तो रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों इसमें बात की गई है कि सीमांत घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? तो दोस्तों हमने अभी बताया था कि सीमांत घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है और स्थैतिक घर्षण का उससे कम, यानी सीमांत घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होगा? मोर होगा, मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण का मान क्या होगा? मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन से हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, गतिज और सीमांत घर्षण बल में संबंध है। तो दोस्तों गतिज और सीमांत घर्षण बल में क्या संबंध होगा? तो गतिज अभी बताया कि गतिज और सीमांत घर्षण बल में सीमांत घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, गतिज घर्षण बल उससे कम। तो हमारा पहला ऑप्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी गतिज घर्षण बराबर है सीमांत घर्षण के। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज राइट, यानी गतिज घर्षण क्या है? कम है सीमांत घर्षण से, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी गतिज घर्षण क्या होता है? कम होता है सीमांत घर्षण से, यानी जो हमारा क्या हो जाएगा? एफ के क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा हमारा एफ एल से। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। तो हमारा बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्पेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में क्या होता है? तो दोस्तों अब इसमें सर्पी घर्षण, अभी हमने बताया कि सर्पी घर्षण जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट होता है, यानी डायनेमिक्स फ्रिक्शन का ही पार्ट होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि सबसे ऊपर क्या होता है? हमारा एफ एल यानी सीमांत, उसके बाद क्या होता है हमारा? उसके बाद होता है हमारा एफ एस और उसके बाद होता है हमारा एफ के। एफ के में ही आ जाता है हमारा सर्पी घर्षण। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्थैतिक घर्षण क्या होता है? सर्पी घर्षण से ज्यादा होता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि लुब्रिकेंट आर सब्सटेंस ऑफ, स्नेहक वे पदार्थ हैं। सिंपल सी बात है, स्नेहक कब लगाए जाते हैं? जब भी कोई मशीन होती है, मशीन में बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, मशीन के पुर्जे टूटने लगते हैं, मशीन पे रगड़ होने लगती है, तो हम क्या करते हैं? स्नेहक लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, कोई ना कोई लुब्रिकेंट्स लगाते हैं। तो उससे क्या होता है? घर्षण हमारा क्या होता है? हो जाता है, कम हो जाता है, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, यानी घर्षण कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, स्नेहक वे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टायर्स आर ट्रीटेड टू, यानी टायर्स को ट्रीट क्यों किया जाता है? दोस्तों टायर्स में जो खांचे बने होते हैं क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, अगर कहीं पर भी ब्रेक वगैरह लगाया जाए या कहीं पर भी चिकनी सरफेस हो, यानी चिकनी सरफेस हो जहाँ पे कोई भी सतह क्या हो, खुरदरी ना हो, चिकनी हो, तो वहाँ पर क्या हो, ब्रेक लगाने पर या गाड़ी जो है स्लिप ना करे, फिसले ना, इसलिए इसको क्या किया जाए? ट्रीट किया जाता है। यानी घर्षण वहाँ पे कम नहीं होता है, वहाँ पे घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? टायर्स को ट्रीट किया जाता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि घर्षण को बढ़ाने के लिए टायर्स को ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए साइकिल के भी टायर्स में वो सब खांचे बने होते हैं, हमारे जूतों की मतलब जो हमारे शूज होते हैं उनकी सोल पे भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उससे क्या हो? घर्षण बढ़े, जिसकी वजह से क्या हो कि हम फिसले ना। इसलिए जूते जब पुराने जूते हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो क्या होते हैं? हम लोग क्या होते हैं? चिकनी सतहों पर क्या होते हैं? फिसलने लगते हैं, इस वजह से, क्योंकि उनके जो ट्रीड होते हैं ये क्या होते हैं? घिस जाते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर कि अ मैच स्टिक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अ मैच स्टिक स्ट्रक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेस फायर इजीली बिकॉज, माचिस की तीली माचिस के डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से लगती हैं क्योंकि। तो दोस्तों जो माचिस की तीली होती है उसको हम जब भी ऐसे करके चलाते हैं माचिस की तीली को, तो इसमें क्या होता है? इसमें घर्षण होता है। तो दोनों में क्या होता है? क्योंकि हमको क्या पता है कि घर्षण क्या होता है? 2 सतहों के बीच लगता है और एक क्या होता है? अब विपरीत दिशा में लगता है। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं विपरीत दिशा में क्या होता है? घर्षण। घर्षण की वजह से क्या लगती है? आग लगती है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने के कारण आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि घर्षण से ही आग लगती है। फ्रिक्शन में कॉज फायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, घर्षण गुणांक होता है। तो दोस्तों जो घर्षण गुणांक होता है, घर्षण गुणांक तो क्या होता है? म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। यहाँ से हमको पता है कि ये होता है एफ इक्वल टू म्यू आर होता है घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ बाई आर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिजल्टेंट एंड द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फोर्स।
दैट इज, ये तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो म्यू होता है वो क्या होता है, F/R होता है, यानी सीमांत घर्षण और प्रतिक्रिया बल के अनुपात होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी सीमांत घर्षण और प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी म्यू इक्वल टू हो जाए हमारा F/R, जहाँ पे F क्या है हमारा सीमांत घर्षण है और R क्या है प्रतिक्रिया बल है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कूलाम्ब फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन। तो दोस्तों जो कूलाम्ब फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है, कूलाम्ब घर्षण के बीच लगने वाला बल घर्षण बल है। तो दोस्तों कूलाम्ब का नियम जो होता है, कूलाम्ब का जो घर्षण नियम है उसके अनुसार जो घर्षण बल होता है क्या होता है, दो सापेक्ष गतिपिंडों के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है, दो सापेक्ष गतिपिंडों के बीच में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो कूलाम्ब का जो घर्षण नियम होता है ये क्या होता है, ये ठोस घर्षण की दिशाओं में साफ एवं शुष्क सतहों के लिए लागू होता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, एफएस क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इट इज इजियर टू रोल अ बैरल देन पुल इट अलोंग द रोड, दिस स्टेटमेंट इज, किसी रोलर को खींचने की बजाय धकेलना आसान होता है। तो ये सही है कि गलत है, अगर किसी रोलर को क्या करें, खींचें तो खींचने में ज़्यादा पावर लगेगी धकेलने में। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि खींचने में क्या लगेगी, ज़्यादा पावर लगेगी और धकेलने में एकदम आसान होता है, यानी ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, राइट है, यानी हमारा ये जो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू है। क्योंकि अगर हम किसी रोलर को खींचेंगे, किसी भी चीज़ को अगर हम खींचेंगे तो ज़्यादा पावर लगेगी और धक्का दे देंगे तो आराम से धक्का दे सकते हैं, यानी हमारा क्या हो गया, धकेलना आसान होता है, ट्रू, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होता है, कम लगता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, निम्न में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी बॉल बेयरिंग, ऑप्शन सी सैंड, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। दोस्तों इसका आंसर आप एकदम करेक्ट दे सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें, आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए, देखते कौन पहले बताता है, जल्दी बताइए, देखते हैं कौन पहले बताता है कमेंट में। निम्न में से कौन घर्षण को कम करने में प्रयुक्त होता है, घर्षण को निम्न में से कौन कम करता है, ऑयल कम करता है, बॉल बियरिंग, ये सैंड मिट्टी, ग्रेफाइट, कौन कम करता है, जल्दी ऑप्शन बताइए कमेंट में। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए खैर अब हम बता दे रहे हैं, यानी मिट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर कोई भी सतह है अगर एकदम चिकनी है तो उस पर अगर हम मिट्टी डाल दें तो क्या हो जाएगी, सतह क्या हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, और सतह खुरदुरी हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, घर्षण क्या हो जाएगा, घर्षण बहुत कम हो जाएगा। घर्षण कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त करते हैं, तो सैंड का उपयोग करते हैं घर्षण कम करने में। निम्न में से कौन घर्षण को कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थोड़ा क्वेश्चन में गलती थी, क्या हो जाएगा, घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है। इंग्लिश में राइट लिखा है, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। तो मिट्टी क्या होगा, घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है। इसके अलावा ऑयल जो होता है, ऑयल से घर्षण कम हो जाता है, बियरिंग से घर्षण कम हो जाता है, ग्रेफाइट से। लेकिन जो होता है सैंड, अगर मिट्टी कहीं पे डाल देंगे तो वहाँ पे खिसकना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा सैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपने कमेंट में जल्दी से आंसर दे दिए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सुटेबल मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा घर्षण बल को न्यूनतम किया जा सकता है। तो बॉल एंड बियरिंग, लुब्रिकेंट्स और पॉलिशिंग, उपरोक्त सभी। सब लोगों को लग रहा होगा कि उपरोक्त सभी, लेकिन जो बॉल एंड बियरिंग होता है, क्या होता है, अगर आपने साइकिल वगैरह देखी होंगी तो साइकिल में चूड़ियाँ लगती हैं, उनमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके देखा होगा आपने, तो ये क्या होता है, रोलर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूनतम है, क्योंकि इनको जैसे ही अगर किसी सरफेस पे रखेंगे तो आराम से खिसक जाएंगी। अगर स्नैक लगाएंगे तो वहाँ पे फिसलेंगी, लेकिन यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो जहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा सबसे कम, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
हमारा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि अ ब्लॉक वेट W is held against a vertical wall by applying a horizontal force F. The minimum value of F needed to hold the block is, यानी W भार का कोई एक पिंड है ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ रखता है। इसमें कहा गया कि कोई एक दीवार है उस पर एक पिंड क्या है ऊर्ध्वाधर रखा है, ठीक है। अगर कोई पिंड ऐसा रखा है तो उस पर क्या होता है W भार रखा है, यानी अगर इस पर कोई भार लगेगा नीचे की ओर लगेगा। अब कोई भी चीज़ अगर दीवार पर टंगी तो वो नीचे की ओर गिरने की करेगी। अगर हमको इसको रोकना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको F क्या करना पड़ेगा, अब वेट से ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमको फोर्स। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमको, न्यूनतम बल, कम से कम कितना बल हो, कम से कम फोर्स से ज़्यादा बल तो हमको लगाना ही पड़ेगा, तभी ये वस्तु यहाँ पे टिकी रहेगी। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर की हमें जो होगा भार से अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये वस्तु यहाँ पर रुकी रहेगी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ म्यू एस म्यू के म्यू आर यानी जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और काइनेटिक्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये क्या है कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा यदि ये क्रमशः स्टैटिक सर्पी तथा लोटनिक घर्षण गुणांक है तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमको पता है कि जो सबसे कम जो घर्षण गुणांक होता है वो क्या होता है रोलिंग में होता है, उसके बाद काइनेटिक में होता है, उसके बाद स्टैटिक में होता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टैटिक में उससे कम, काइनेटिक्स में उससे कम, रोलिंग में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी अचीव्ड विद स्किडिंग बाय अ कार on unbanked road of radius r and coefficient of friction mu s। यानी हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात की गई है कि एक वृत्ताकार पथ पर कोई कार चल रही है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर। तो कार की अधिकतम कार की चाल बतानी है जिससे कि वह क्या हो इससे बाहर ना है। तो इसके लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा mv²/r हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या होगा घर्षण बल एक लगेगा। तो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल होता है F=μr, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू mg, अगर हम r बराबर mg लगते तो म्यू mg हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इस घर्षण बल से इसको अगर अब केंद्रीय बल के बराबर कर दें तो हमको पता चल जाएगा किस वेग से हमको किस चाल से हमको निकालना है तो ये फिसल ना पाए। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे म्यू mg क्या हो जाएगा mv²/r। अगर हम इस चाल से रख दें तो गाड़ी नहीं फिसलेगी क्योंकि इस आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल जाएगा, इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल जाएगा। तो घर्षण बल का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम v² बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा म्यू mg/r × m, यही हो जाएगा। सिंपल सी बात यही हो जाएगा v² अगर रोक लें तो म्यू mg × m ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v से अगर इधर रूट फॉलो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा म्यू mg। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा म्यू rg। यहाँ पे कैपिटल R रखा है, स्मॉल r की जगह पे क्या ले r त्रिज्या का, यानी हमारा जहाँ पे स्मॉल r है वहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि टू अवॉइड स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस शुड टेक स्मॉलर स्टेप बिकॉज ऑफ द। बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। क्यों, तो दोस्तों जो बर्फ होती है बर्फ के क्या होती है बर्फ चिकनी होती है, तो इस पे क्या होता है हम लोग आसानी से फिसल सकते हैं क्योंकि बर्फ पे क्या होता है चिकनी सतहों पे घर्षण कम होता है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा बर्फ का जो होता है घर्षण कम होता है, इसलिए हमें छोटे छोटे कदम रखने चाहिए क्योंकि हम फिसल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए और बहुत ही आश्चर्यजनक एमसीक्यू भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या दिया गया कि एक 5 किलोग्राम का पिंड किसी क्षैतिज सतह पर रखा है, सतह तथा पिंड के मध्य घर्षण गुणांक 0.3 है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल है। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा कि हमको क्या क्या दिया गया, हमको दिया गया है स्थैतिक घर्षण दिया गया है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया गया है कि म्यू एस बराबर कितना है 0.3 है और हमको द्रव्यमान दिया गया है 5 kg। तो हमको पता है कि एफ एस बराबर क्या होता है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर क्या होता है म्यू आर। अब यहाँ पे जो है द्रव्यमान दिया गया तो हमको पता है आर बराबर क्या होता है, आर बराबर mg होता है। अगर हम यहाँ पे आर बराबर mg रख दे तो म्यू mg हो जाएगा।
तो यहाँ से हमको इसका वैल्यू दी गई है 0.3 इंटू 5 और हमको स्मॉल जी की वैल्यू पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 9.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 14.7, यानी हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ये क्या हो जाएगा अधिकतम घर्षण बल। अधिकतम घर्षण बल क्या हो जाएगा हमारा 4.7 न्यूटन। न्यूटन में आ जाएगा क्योंकि बल है तो न्यूटन में। अगर इसी की जगह हमें क्या कह दिया जाता कि अगर न्यूनतम की बात कहता तो क्या कहते हैं, क्योंकि स्टैटिक घर्षण जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है तो बाह्य बल शून्य हो जाता। तो बाह्य बल शून्य हो जाता तो हमारा जो अधिकतम स्टैटिक घर्षण है यानी Fs जो होता एक 0 हो जाता। ठीक है, कब बात, जब ये न्यूनतम की बात करता, अधिकतम की नहीं। न्यूनतम स्टैटिक घर्षण तो ये आता आंसर। ठीक है, लेकिन अभी ये है। अब हमारा देखिए ये हमारा MCQ तो समाप्त है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो हमने बताए। ठीक है, तो दोस्तों विश्राम कोण, ठीक है, विश्राम कोण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से कि विश्राम कोण होता क्या है। ठीक है, रेस्ट एंगल क्या होता है। तो दोस्तों जो विश्राम कोण होता है वो क्या होता है कि किसी नत सतह पर, यानी कोई नत सतह है, ठीक है, क्षैतिज से बना हुआ, अब यहाँ पे कोई क्या है एक कोई पिंड रखा है, इस पे कोई वेट लग रहा होगा समझ लीजिए mg कोई वेट लग रहा है, इसके अपोजिट न्यूटन के थर्ड लॉ से क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि सीमांत घर्षण तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसे क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण कोण। लेकिन कब, जब सीमांत घर्षण से क्या हो, सीमांत घर्षण हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे जब क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये कम हो जाए, इतने पे हो जाए कि ये पिंड को क्या हो, सरकने की टेंडेंसी रखने लगे, यानी सरकने वाला हो। ठीक है, तब ये कोण सरकने वाला हो लेकिन सरके ना, तो तब ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, विश्राम कोण। यानी विश्राम कोण क्या होता है, सिंपल सा, किसी नत सतह का क्षैतिज से बना हुआ वह कम से कम कोण जिस कोण पर नत सतह पर रखा हुआ पिंड सरकने की टेंडेंसी रखे लेकिन सरके ना, विश्राम कोण कहलाता है। तो दोस्तों इसके बाद घर्षण कोण की बात कर लें। घर्षण कोण क्या होता है, सिंपल सा, घर्षण कोण क्या होता है, अगर कोई भी एक पिंड है, ठीक है, इस पर नीचे की और वेट W लग रहा है, प्रतिक्रिया R लग रही है, ठीक है, और इसके या इधर अगर बाह्य बल लगाया जाए तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ाया जाए, बाह्य बल बढ़ाया जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण यानी जो हमारा होता है फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, फ्रिक्शन एंगल हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल हमारा होता है μs = tan थीटा, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। तो हमारा राइट आंसर। दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे खूब शेयर कीजिए, खूब इधर उधर सेंड कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो। हे गाइस, कैसी लगी है आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्रेस कर दीजिए बेल